हेलो एवरीवन। राजपूत काल के इतिहास के पार्ट 1 में आप लोगों ने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जाना और 800 से 1200 ईस्वी के बीच जितने भी राजपूत वंश हैं उसमें कुछ राजपूत वंशों के इतिहास के विषय में आप लोगों ने सुना पार्ट 1 में। आज हम लोग जो शेष महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सबों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि जब भी वीडियोस बने तो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग आज जानेंगे गुजरात के चालुक्य वंश, जिसको सोलंकी वंश भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चालुक्यों की कई शाखाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन करती थी, जैसे कल्याणी का चालुक्य, लाट का चालुक्य, गुजरात का चालुक्य। तो हम लोग गुजरात के चालुक्य वंश की चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि चंद्रवरदाई ने जो अपनी पुस्तक में चर्चा की है कि वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया जिसके हवन कुंड से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। उसमें एक वंश चालुक्य वंश भी है। तो अभी हम लोग जानेंगे सबसे पहले गुजरात के सोलंकी वंश या चालुक्य वंश के बारे में। अब पहले हम लोग जानेंगे कि चालुक्य वंश के इतिहास को जानने का हमारे पास क्या क्या स्रोत उपलब्ध है। तो सबसे पहले कुमार पाल का बाणनगर अभिलेख, जिसमें यह लिखा गया है कि ब्रह्मा के एक कमंडल से इस वंश की उत्पत्ति हुई है। इस अभिलेख में इस तरह की बातें लिखी हुई है कि ब्रह्मा के कमंडल से चालुक्य वंश की उत्पत्ति हुई। इस वंश के जो संस्थापक थे वो मूलराज प्रथम थे और उन्होंने अनिलवाड़ा को राजधानी बनाई। वर्तमान गुजरात में अनिलवाड़ा एक स्थान है जिसको अपने राज्य की राजधानी बनाई। पहला जो शक्तिशाली शासक था इस राजवंश का वो भी प्रथम था। 1021 से 1067 के बीच इनका शासन काल रहा है। और इसके समय में गजनी ने 1025 में सोमनाथ को लूटा था। अब सोमनाथ के मंदिर पर गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और उसके आक्रमण का उद्देश्य था कि भारत के धन से अपने राज्य का पोषण करना, मतलब धन का प्रवाह अपने राज्य की ओर करना, यही उद्देश्य था। गजनी का उद्देश्य भारत पे सत्ता स्थापित करना नहीं था। वह बार बार भारत पर इसलिए आक्रमण करता था, एक तरफ तो धार्मिक उन्माद, अपने धर्म इस्लाम की स्थापना करना, लोगों को कन्वर्ट करना, और दूसरा यहाँ से धन को लूटना। और मंदिरों में बहुत अधिक धन जमा होता था, वहां संग्रह होता था, इसलिए मंदिर उसके टारगेट पे होता था। तो 1025 में जो उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, एक महत्वपूर्ण घटना है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इस समय जो गुजरात के शासक थे वो भीम प्रथम थे, जिसके समय में सोमनाथ के मंदिर पर गजनी ने आक्रमण किया था। और जब उसने मंदिर को तहस नहस कर दिया, सोमनाथ की मूर्ति भी उठा के ले गया वो, तो उस भीम ने लकड़ी से बने हुए मंदिर के स्थान पर पत्थर का मंदिर बनवाया, अर्थात सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया पत्थर से। इसके अलावा उसने भीमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और भट्टारिका मंदिर का। ये दोनों मंदिर अनिलवाड़ा में है, अनिलवाड़ा में है ये दोनों मंदिर। इस दोनों मंदिर का निर्माण करवाया। इसका जो सेना नायक था उसका नाम विमल था और विमल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया, जिसे विमल बस ही भी कहते हैं। इस मंदिर को विमल बस ही भी कहा जाता है। और इसके जो वास्तुकार थे तेजपाल और वास्तुपाल, ये दो वास्तुकार आर्किटेक्ट थे जिन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया। इसका भीम का उत्तराधिकारी था कर्ण। 1068 से 1094 तक इसका शासन काल रहा था। और कर्ण ने कर्णावती नामक नगर बसाया गुजरात में। इसके अलावा कर्ण मंदिर भी बनवाया और कर्ण सागर झील भी इसने बनवाया था। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चालुक्य शासक के बारे में जाने, जिसका नाम था
जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज एक महत्वपूर्ण शासक है जिसने मालवा के क्षेत्र को जीता और महादेव को वहां का शासक नियुक्त किया। हेमचंद्र इसके दरबार में रहते थे। हेमचंद्र भी जैन धर्म को मानते थे, जैन दार्शनिक भी थे, विद्वान थे, जिन्होंने परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ की रचना की। जयसिंह सिद्धराज ने माउंट एवरेस्ट पर, माउंट आबू पर एक मूर्ति बनवाया। एक हाथी की मूर्ति पर 7 उसके पूर्वज बैठे हुए हैं। ऐसी मूर्ति का निर्माण जो है जयसिंह सिद्धराज ने माउंट आबू पर्वत पर करवाया। और इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसका उत्तराधिकारी कुमारपाल था और ये भी हेमचंद्र के प्रभाव में जैन धर्म का अनुयायी बना। उसका उत्तराधिकारी अजय पाल था। 1173 से 76 तक ये कट्टर शैव था और जैनियों से बहुत घृणा करता था। उसने कई जैन साधुओं का कत्लेआम करवाया था। उसके बाद भीम द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। भीम द्वितीय 1178 से 1195 में, और सबसे इसका जो महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण युद्ध है वो था मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी जो भारत पर आक्रमण करना चाहता था, मूल नाम उसका मोहम्मद बिन शाम था। उसने जो रणनीति बनाई, उसने गुजरात के तरफ से भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भीम द्वितीय ने बुरी तरह से मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। इसलिए मोहम्मद गोरी ने अपने स्ट्रेटजी को बदला और उसने उच्च मुल्तान सिंध को जीतने के बाद वो दिल्ली के तरफ से भारत में प्रवेश किया था। तो ये युद्ध 1178 में गोरी के साथ जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1995 में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी हराया था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसका गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको 1195 में हराया और आगे चलकर इसी का मंत्री था लवन प्रसाद। और लवन प्रसाद ने गुजरात में जहां पे चालुक्य वंश की सत्ता थी वहीं पर बघेल वंश की स्थापना की, जिसकी चर्चा आप दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में सुनेंगे। बघेल वंश की, जिसका नाम था लवन प्रसाद नाम था, इसी ने बघेल वंश की स्थापना की। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश के बारे में जानेंगे और यह राजवंश था अजमेर का चौहान राजवंश। या इसको, चूंकि सबसे पहले ये लोग शाकंभरी में बसे थे, इसलिए इसे शाकंभरी का भी चौहान वंश कहते हैं या अजमेर का चौहान वंश। और इस वंश के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कई स्रोत है। पहला तो हम्मीर महाकाव्य है जो जयचंद ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो जयानक ने लिखा है। फिर और जो पृथ्वीराज विजय है उसमें इस वंश को सूर्य पुत्र चाहमान का वंशज बताया गया है। और वैसे ये लोग अग्नि कुलीय वंश का खुद को मानते थे। अग्नि कुलीय वंश से विग्रहराज द्वितीय का हर्ष प्रस्तर अभिलेख से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है चौहान वंश के बारे में। इसके अलावा सोमेश्वर का बिजौलिया अभिलेख एक महत्वपूर्ण अभिलेख है सोमेश्वर का, है ना। इससे भी हमें काफी सूचना मिलती है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो चंद्रमर्दा बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि भी था और पृथ्वीराज चौहान का घनिष्ठ मित्र भी था, उसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखा है। जयचंद द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य। अलबरूनी जो पहला मुस्लिम भारतविद माना जाता है, अर्थात स्कॉलर ऑफ इंडिया माना जाता है, मुस्लिम स्कॉलर ऑफ इंडिया, अलबरूनी के विवरण से किताबुल हिंद उनकी रचना है। इसके अलावा कुतुबी हसन निजामी की जो रचनाएं हैं उससे भी इस वंश के विषय में पता चलता है। प्रारंभ में जैसा कि मैंने बताया था ये शाकंभरी में ये लोग शासन करते थे, इसलिए इसे शाकंभरी का चौहान वंश भी कहते हैं। और अजमेर बाद में जीता गया था, इसलिए बाद में इसका नामकरण अजमेर का चौहान वंश हो गया। ये लोग वस्तुतः बादशाह बनने से पहले, राजा बनने से पहले सामंत हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। और जब गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता
कमजोर हुई, तब ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए और शासक बने। इस वंश का संस्थापक, चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वसुदेव थे। वसुदेव 10वीं सदी में सिंहराज ने स्वयं को प्रतिहारों की सत्ता से मुक्त किया। मतलब अब वो सामंत नहीं रह गए, अब उन्होंने महाराज की शासक की उपाधि ले ली। विग्रहराज द्वितीय 973 ईस्वी में शासक बना। इसके बाद इसका छोटा भाई दुर्लभराज द्वितीय शासक बना। इस वंश का शासक पृथ्वीराज प्रथम ने तुर्कों को परास्त किया था। तुर्क आक्रमण लगातार हो रहे थे, तो पृथ्वीराज प्रथम ने तुर्कों को हराया था। इसके उत्तराधिकारी मालवा को जीता और अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। इसका उत्तराधिकारी जो था वो अजय राज था, अजय राज, जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। अर्णोराज एक महत्वपूर्ण शासक है चौहान वंश का। 1130 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी तक यह शासक रहा। यह एक समर्पित शैव था। इसने भी तुर्कों को परास्त किया और इसने पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में वाराह मंदिर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने वाराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ शासक बना। विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, बीसल देव। इसने तोमरों से, तोमर दिल्ली की स्थापना तोमर राजवंश ने की थी, आनंदपाल ने। इसने तोमरों से दिल्ली को जीता। तुर्की शासक खुसरो शाह को इसने प्रयास किया। ये स्वयं एक बहुत बड़ा विद्वान था। इसने एक नाटक ग्रंथ लिखा था हरिकेली, और हरिकेली का कुछ उद्धरण जो है आपको अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हालांकि पहले वो जैन मठ था, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, वहां पर उस स्थापत्य में आपको हरिकेली का कुछ पार्ट लिखा हुआ मिलेगा। इसी के दरबार में सोमदेव नाम विद्वान भी रहते थे, सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक की रचना की। ललित विग्रहराज। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक बने पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से 69, और उसके बाद सोमेश्वर शासक बने 1169 से 72, और उनका शासन काल जो था वो शांति और समृद्धि का काल था। गुजरात के शासक भीम द्वितीय को इसने परास्त किया था। अब हम लोग नेक्स्ट शासक के बारे में जाने। पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। बहुत ही शक्तिशाली शासक, अदम्य साहस से भरे हुए पृथ्वीराज चौहान। इनका टाइम पीरियड 1173 से 1192, और ये इनकी माँ का नाम कर्पूर देवी था। और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, राय पिथौरा के नाम से। 1182 में इसने चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया, और इसी युद्ध में परमार्दी देव के तरफ से अल्लाह उदल लड़े थे और मारे गए थे पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में। 1187 में पृथ्वीराज चौहान ने भीम द्वितीय को हराया। जयचंद से इनकी शत्रुता थी। ऐसा कहा जाता है कि जयचंद की पुत्री संजोगिता से ये प्रेम करते थे, जो जयचंद को बर्दाश्त नहीं था, और दोनों के बीच बहुत अधिक शत्रुता थी। और एक खतरा था इसको मोहम्मद बिन शाम अर्थात महमूद गौरी से, जो भारत पर आक्रमण करना चाह रहा था। और यह आक्रमण 1191 में, जो पहली तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से परास्त किया महमूद गोरी को। लेकिन महमूद गोरी जब हार के वापस लौटा अपने मातृदेश में, फिर से उसने तैयारी की, अपनी रणनीति को बदला, और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और सिरसा के निकट पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, है ना। तो बहुत सारी पुस्तकों से इन घटनाक्रम की जानकारी मिलती है। चंद बरदाई जो उनके परम मित्र थे, उनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो से, जयालक के पृथ्वीराज विजय से हमें इस युद्ध के विषय में सूचना मिलती है। चंद बरदाई उनके राजकवि भी थे। इसके अलावा जनार्दन इनके दरबार में रहते थे।
वागीश्वर इनके दरबार में रहते थे, विश्वरूप नामक विद्यापति गौर, है ना, इनके ही दरबार के विद्वान थे। तो ये विद्वानों का संरक्षक भी था, लेकिन गोरी से परास्त होने के बाद इसके राज्य पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। अब हम लोग जानेंगे अगले राजवंश के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है भारत का, और लगभग 8वीं सदी में यह भारत का सबसे ताकतवर राजवंश था, जिसको हम लोग गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। और कई स्रोतों से हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। एक तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख एक इम्पॉर्टेंट अभिलेख है, जिससे हमें काफी विषय हर्षवर्धन के विषय में भी जानकारी मिलती है। कालिदास का पहली बार जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है इसी अभिलेख से मिलता है। तमिल ग्रंथ मणिमेखलाई संगम काल का एक काव्य ग्रंथ है मणिमेखलाई, जैसे शिल्पाधिकारम है, मणिमेखलाई है, जीवक चिंतामणि है। ये दक्षिण भारत में संगम काल का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसमें मणिमेखलाई में भी इस वंश के विषय में चर्चा की गई है। इसके अलावा हुएनसांग का विवरण, हुएनसांग जो चाइना का यात्री था और वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता हुएनसांग को। तो हुएनसांग के विवरण से भी गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में सूचना मिलती है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज आशु से सूचना मिलती है। कलहन जो कश्मीर का इतिहास लिखे हैं राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी से ही सूचना मिलती है इस वंश के बारे में। इसके अलावा अरब यात्री सुलेमान और अल मसूदी भी इस वंश की चर्चा करता है। राजशेखर ने कई पुस्तकें लिखी हैं। राजशेखर की रचनाओं से भी हमें इस वंश के विषय में सूचना मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, महल का रक्षक। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों के ये द्वारपाल हुआ करते थे, या किसी यज्ञ में इसने द्वारपाल का काम किया था, इसलिए इसका नामकरण प्रतिहार कर दिया गया। कई जगह से यह सूचना मिलती है। ये लोग अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते थे, और इस वंश का पहला ऐतिहासिक पुरुष हरिश्चंद्र था। और हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी ब्राह्मण कुल से थी और दूसरी पत्नी क्षत्रिय कुल से थी। तो ब्राह्मण कुल की जो पत्नी थी, उसके जो संतान थे वो मालवा पे शासन करते थे, और क्षत्रिय पत्नी के संतान जोधपुर में शासन करते थे। जिसमें मालवा जो शाखा है ना गुर्जर प्रतिहारों की, वो शक्तिशाली है और वही महत्वपूर्ण है। तो 2 शाखाएं थी गुर्जर प्रतिहार की, पहला जो मालवा पे शासन करती थी और दूसरा जो जोधपुर में शासन करती थी। तो हम लोग जाने इस वंश के बारे में। जो मालवा शाखा है, जिसके संस्थापक नाग भट्ट थे, 730 से 756 के बीच इनका शासन था। इन्होंने अरब आक्रमण को विफल बनाया था। उसके बाद वत्सराज एक महत्वपूर्ण शासक थे इस वंश के। और त्रिदलीय संघर्ष जो 3 वंशों के बीच जो कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ था, इसमें इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और ये 3 वंश थे, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना। तीनों की नजर कन्नौज पे थी और एक संघर्ष चला था। 200 वर्षों तक यह संघर्ष चला था, जो अंततः इसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत हुई थी। इसने कन्नौज के शासक आयुध वंश के इंद्रायुध को हराया। धर्मपाल को हराकर इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और जो जोधपुर शाखा था गुर्जर प्रतिहारों का, इसने उस शाखा को भी जीतकर मुख्य शाखा में अर्थात मालवा शाखा में मिला लिया। जोधपुर शाखा को जीतकर मालवा शाखा में मिलाया। इस नागभट्ट द्वितीय एक महत्वपूर्ण शासक था। 800 से लेकर 833 ईस्वी तक इसका शासन रहा। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसने ही पहली बार कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, धर्मपाल को हराया, राष्ट्रकूटों का मालवा पर अधिकार हो गया था। इसका एक महत्वपूर्ण शासक थे मिहिर भोज। और मिहिर भोज भी का ही संघर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश से और पाल वंश के साथ लंबे समय तक चला। ग्वालियर अभिलेख से इसके बारे में सूचना मिलती है। सुलेमान जो अरब यात्री था, वह मिहिर भोज को बरवा करता है। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसने आदि वाराह की उपाधि ली थी।
महेंद्रपाल, इसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल 885 से 909 ईस्वी, इसने भी परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि ली। और इसके गुरु जो थे वो राजशेखर थे, राजशेखर इनके गुरु थे। और राजशेखर ने कई पुस्तकों की रचना की है, जैसे काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल महाभारत, भुवन कोश, हर विषा विलास, ये सब पुस्तकें हैं राजशेखर की। बहुत बड़े विद्वान थे और महेंद्रपाल के दरबार में थे। हालांकि महेंद्रपाल के बाद जो महिपाल शासक बने उनके दरबार में भी राजशेखर थे। और राजशेखर ने महिपाल को 909 से 944 ईस्वी का शासन रहा। महिपाल को इसने महाराजा धीराज कहा। इसके बाद इस वंश का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया और अंतिम ज्ञात शासक जो है इस वंश का वो यशपाल है ना। इसके बाद इस वंश का पतन हो गया। इस तरह हम लोगों ने राजपूत काल के विभिन्न राजवंशों के विषय में जाना और अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज जाते जाते आप लोगों से यह मैं निवेदन पुनः करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और हमें प्रोत्साहन दें। और कोई भी टॉपिक जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो आप हमें मैसेज करें। और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।